So hey everyone, welcome you all. Today we are going to start with the administrative law. आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे फटाफट एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहीं से क्वेश्चन आएंगे बिहार जुडिशरी के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाना, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। और ये कभी भी बन सकता है, कोडिफाइड नहीं होता, ये सबके लिए लागू नहीं होता, सबका अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, सबका अपना अपना लॉ होता है। ठीक है, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने का तरीका होता है, हर स्टेट का अलग होता है। इसलिए हमने कहा कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, मतलब एक प्रॉपर पनिशेबल वाला लॉ नहीं है। ठीक है, अगर होगा भी तो उसके अंडर में जो भी प्रोविजन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ये सबके लिए कोडिफाइड नहीं है। दूसरा, ये जजमेंट लॉ है, मतलब कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन आई और उस पे ही कानून बन गया अचानक से, जो भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसी पे ही कानून बन जाना, और वो चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, तो उस टाइप का लॉ होता है, उसे हम बोलते हैं जजमेंट लॉ। ठीक है, अचानक से किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे, यस, तो सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे कानून बनना, ये एक पब्लिक लॉ है। ये क्या है? एक पब्लिक लॉ है, ये प्राइवेट लॉ नहीं है। दूसरा, इसके अंदर आर्टिकल 21 को हम ध्यान रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आर्टिकल 21, 14, ठीक है, 312 ये सब, और 315 ये तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट है, बट बेसिकली हमारा आर्टिकल 14 एंड 21 है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये दोनों भी प्रोविजन अगर कहीं क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है। जनरली इन चारों को पूछ लेते हैं मैचिंग में या फिर फिलअप मैच करके, तो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, इसमें जो आइवरी और जेनिन जो है इनके बारे में, ये एक जूरिस्ट है, इनके बारे में पता रहना चाहिए आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जिन्होंने डिफाइन किया था वो कौन से जूरिस्ट थे, तो यही थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इन्होंने बताया था, और डाइसी हैं वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात किए थे। ऐसे दो, एक होलैंड है, उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। तो 3-4 जूरिस्ट हैं, इनके आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे फटाफट बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रिपेयर कराना है फटाफट। यहाँ पे जो जेनिन है इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करता है, उसको पावर देता है, ड्यूटी देता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर ड्यूटी देता है। ठीक है, तो याद रखना आपको पावर एंड ड्यूटी वर्ड, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनका तो नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, और कोई ऑप्शन हो उस पर टिक नहीं करना। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर हम देखें तो 123 में भी दिया है, और अगर बीएसए में देखें तो 129 में इसकी प्रोविजंस बेसिकली डेलीगेशन का है, तो कहीं ना कहीं इसकी झलक दिख जाती है। अगर पूछते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ है तो 123 में, और बीएसए में कहाँ है 129 में है। ठीक है, ये मैंने +6 लिखा है, इसका मतलब कि पहले से अब मैं ऐड कर दोगे 6, तो कुछ सेक्शन है जो बन जाते हैं बीएसए के। एंड आल्सो कॉल्ड अ कंट्रोल मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक तरफ से क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोलिंग का काम करता है और उस पर रिव्यू करता है। और रिव्यू कैसे करता है ये सब हम आगे प्रोविजन पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये जो इसके अंदर डेलीगेशन का फंक्शन भी इंक्लूड है, जिसके अंदर नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। डेलीगेशन का पर्पस भी ये है कि नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इसका टॉपिक है नेचुरल जस्टिस। अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल आएगा, टॉपिक आएगा पूरा, तो ये आपको याद रखना है सब चीजें। अभी ये स्टार्टिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। नेचुरल जस्टिस में हमने पढ़ रखा था जैसे कि ऑडियो अल्टर पार्टन और फेयर ट्रायल एंड ऑल, ये सब चीजें जो होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। और आर्टिकल 21 के अंदर अच्छी तरह से दिया गया है, जो भी पॉइंट आर्टिकल 21 के अंदर आता है वो सारा नेचुरल जस्टिस के अंदर फॉलो करता है। और इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैग्ना कार्टा कौन है, नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे पॉइंट्स देंगे, बट उसमें आपको नेचुरल जस्टिस पे ही पॉइंट पे टिक करना है। इस पे आप पूछेंगे कि नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन किसने किया था, किसने कुछ पॉइंट्स बताए थे इसके बारे में, नेचुरल जस्टिस के बारे में, तो ऑनरेबल जस्टिस विद्यानाथ पुरम रामा अय्यर कृष्णा ने बताया था, जिसको वी आर अय्यर बोलते हैं, कृष्णा अय्यर भी कहते हैं इनको। इनके नाम से आपको याद रखना है कि कौन से जस्टिस थे, यही थे। ठीक है, देखो जस्टिस कौन प्रोवाइड करेगा हमें, कृष्णा, जैसे याद कर सकते हो, कुछ रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, और किस नेचुरल जस्टिस को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये हमारे आर्टिकल 21 के थ्रू है, और ये रिज वर्सेस वाल्डविन के केस में हुआ था। अब इसको याद करना है आपको, जरूरी है। अब यही केस दिखा स्टार्टिंग से, अगर आप इस नोट्स को पढ़ के चल रहे हो तो अगर हम जैसे हमने अपना सिलेबस देखा था, उस सिलेबस में पॉइंट वाइज था। पहला पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, दूसरा रूल ऑफ लॉ, ये बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये डाइसी का रूल ऑफ लॉ किसने बनाया था, डाइसी ने, और इनकी एक बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ,
और उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। सो गाइस, हम इस सेकेंड टॉपिक पे आ गए हम लोग। हमारा सेकेंड टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सेकेंड टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ मतलब कि कुछ कानून, जो लॉ है उसके कुछ कानून होने चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए, जिसके बारे में डाइसी ने एक्सप्लेन किया है। और ये जूरिस्ट हैं, इस प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं, और इनके बारे में नाम इनका पता रहना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनकी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ लॉ के बारे में इन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बारे में कुछ रूल पॉइंट्स बताए हुए हैं। और इस बुक में उन्होंने कहा है कि फिक्स रूल्स होने चाहिए और डिस्क्रिएशन पावर का एक्सक्लूजन होना चाहिए। बेसिकली सुपरमेंसी ऑफ जो रूल ऑफ लॉ है उसके अंदर सुपरमेंसी ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट डायरेक्टली पूछ लेते हैं, नाम यही लिखा रहेगा, ये पूछेंगे आपसे। वो मोस्टली बच्चे रॉन्ग करके आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि ये है भी कि नहीं है, क्योंकि नाम सुने नहीं रहते। आर्टिकल 14 के बारे में बेसिकली बात किया गया, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है आर्टिकल 14 से ही ड्राइव है। आर्टिकल 21 में नेचुरल जस्टिस के बारे में बात किया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड उन्होंने कहा है कि अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस एंड परस्यू जस्टिस। उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेरीनेस को हटाना चाहिए और जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए, नेचुरल जस्टिस। इससे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ, बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ये माइंड में रखना है। इसके जैसे एडीएम जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और दूसरा है जयसिंघानी है, ये वाला केस है, जयसिंघानी करके एक केस है, इसको आपको याद रखना है। और एक है इंदिरा गांधी का केस, जो हमेशा नेचुरल जस्टिस पे ही होता है, आर्टिकल 21 पे होता है। तो ये तीनों से, ये है जो हेबियस कॉर्पस का था, कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस पे ही है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। और एसपी गुप्ता का क्वेश्चन पूछे थे, ये नहीं था, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया क्योंकि ये पीआईक्यू में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर। ये एक अलग एक पैरा है, एक अलग पॉइंट है जिसपे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक अलग चैप्टर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में इसका मीनिंग होता है क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, तीनों अपना 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 काम करेंगी। अब ये जो प्योरली कहाँ पे इसे एडॉप्ट किया गया है, कहाँ पे नहीं किया गया है, प्योरली इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं तीनों जो हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। रिव्यू पावर इसलिए आई है यहाँ पे, रिव्यू जो प्रोसेस है ये इसी की वजह से आया है, क्योंकि इसका पर्पस होता है कि चेक करना एक दूसरे के फंक्शंस को, कोई ओवरलैप ना करे, ठीक है। और इसमें याद रखना, जैसे कि मैंने कहा रूल ऑफ लॉ में कौन है, डाइसी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जेनिंग थे। वैसे ही मोन्टास्क का वर्ड याद रखना, मोन्टास्क जो है सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर रहेंगे, ठीक है। 1748 इनकी बुक है मोन्टास्क की, जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया है। तो ये जो पॉइंट है याद रखना हमेशा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर बोल रखा है, इनके पावर्स हैं अलग अलग, डिवीजन ऑफ द पावर्स हैं, इनके फंक्शन अलग अलग हैं और एक दूसरे के अकाउंटेबल हैं। इंडिया में क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रहा था, बट यूएसए में, अमेरिका में इसको, इन तीनों को इंडिपेंडेंट पावर दी गई है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक दूसरे को चेक इन पावर करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क है, बट प्योरली इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो नॉट अ फॉलो द प्योरली दिस वे। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भी नहीं फॉलो करता इस पॉइंट को कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कर दो इन तीनों को, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भी वहीं से ड्राइव किया है। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स द सेम पर्सन शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द ट्री ऑर्गन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब है, ये जो लाइन लिखा है एग्जाम में आएगा, इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है, जो भी पर्सन है वो एक से ज़्यादा ऑर्गन में काम नहीं करेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव में है तो जुडिशरी में नहीं रहेगा, जुडिशरी में है तो एग्जीक्यूटिव में नहीं रहेगा, लेजिस्लेटिव में नहीं रहेगा, कोई किसी का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। इसके अंदर दो जूरिस्ट हैं, लॉक एंड मोन्टास्क, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। अमेरिका प्योरली फॉलो करता है इस लॉ को, रूल ऑफ सेपरेशन को, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक्ट फॉर्म बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट बाय द एग्जीक्यूटिव एंड कैन मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव जो है अपना ही काम करेगा, उसी का ही रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। जुडिशरी अपना अपना अलग काम करेगी, और लेजिस्लेटिव जो है अपना काम करेगी अलग, ये कानून बनाएगी, ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा और ये इंटरप्रिटेशन करेगा, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट इंडिया में ऐसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसका हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ में आना चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा 100% यहीं से क्वेश्चन। सो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केजी माधव पिल्लई जो केस है, इस केस में कहा गया था इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब कि हमारे पास जो लेजिस्लेट एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा नेचुरल जस्टिस है, ये आर्बिटरीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है एक है केस मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस है। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टेट ऑफ केरला एंड मोनेट इस्पात, इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम दिस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश एंड डॉक्ट्रिन नॉट बी इन्वोक इफ वी अफेक्ट द जियो पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक प्राइवेट बेनिफिट। इसका ये मीनिंग था कि इस वाले कॉन्सेप्ट को लेजिटमेट एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन जो है, ये प्रिंसिपल कहाँ पे नहीं अलाउ होगा, जहाँ पे हम अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे डबल जीरो पार्टीज का सिस्टम है, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब पर्पस है, प्राइवेट बेनिफिट के लिए ये सब काम कर रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ पे सब नहीं अलाउ होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसने जो वेडनेसबरी हमारा जो डॉक्ट्राइन थी, उस डॉक्ट्राइन को रिमूव कर दिया था, इसने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ले आया था। ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने कहा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फ्रांस का है, ठीक है, ऐसे ही यूरोप का है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इक्वल प्रोपोर्शन में डिसीजन होना चाहिए, मतलब इन द राइट जो है वो इक्वली होना चाहिए। सपोज थेफ्ट किया है तो थेफ्ट की जगह थेफ्ट की पनिशमेंट होनी चाहिए, मर्डर की पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जितना भी एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन उसका इक्वल होना चाहिए। एक तरफ से समझ सकते हो। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट शुड बी गिवन स्टेटरी प्रोविजंस, ठीक है, नॉट एक्सेसिव, मतलब जितना है उसका प्रोविजन दिया है उतना ही उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। एसोसिएट प्रोवाइंसेस पिक्चर हाउस लिमिटेड वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन, अब इस नाम को याद रख लेना, इसी से समझ जाना। इसी के इसमें रीजनेबलनेस टेस्ट को फॉलो किया गया था, और इस वाले जो प्रोविजन को वेडनेसबरी जो डॉक्ट्राइंस को इसको हटा दिया गया था, क्योंकि जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट है वो जो है रीजनेबलनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया गया था। मतलब कि वेडनेसबरी जो डॉक्ट्राइन थी उसमें रीजनेबलनेस टेस्ट नहीं था, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट नहीं था, इसीलिए उसको हटा दिया गया था। 3 स्टेप चेक, अब उसके बारे में इतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना, बस इतनी पढ़ना है, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ही क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 स्टेप्स चेक है कि मीन चेक करो, एंड चेक करो और प्रपोर्शनेट चेक करो। ये 3 याद रखना, 3 स्टेप। मीन चेक मतलब कि हाउ व्हाट वे यूज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब किसी चीज को कैसे और क्या किस तरीके से यूज किया जा रहा है, फिर उसका पर्पस क्या है पर्टिकुलर पॉइंट का, फिर क्या उसमें बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सपोज कि क्या चोरी वोरी हुई थी, होने के बाद क्या पनिशमेंट मिली इक्वल, बैलेंस थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें उसमें चीजें देखना। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ गया पीआईएल। पीआईएल जो है उसको हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। इसमें इसको पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स पढ़ लेना। रिट्स जो हैं बेसिकली 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन किसके लिए। ये जो बाई पर्सन के लिए, पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है कि ओवरेंटो व्हाट्स अथॉरिटी, हेबियस कॉर्पस मीन्स की हैव द बॉडी, और ठीक है बाय दैट पर्सन हुज राइट वॉलेटेड,
मैंडमस, सेरोशरी, प्रोहिबिसो, ये सारे जो है जो जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। रिट्स जो है, पहला है सेरोशरी। जो सेरोशरी जो रिट है, इसका मतलब है, इसका मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता। सो रिट्स का पहला रिट है रिट्स ऑफ सेरोशरी। इसका मीनिंग होता है, पता नहीं कौन क्या लैंग्वेज में बोलता है, बट ये सेरोशरी में अपनी लैंग्वेज बोल रही हूँ तो समझ जाना कौन सा रिट है ये। रिट ऑफ जो सेरोशरी है, इसका यही होता है कि कोई ऑर्डर पास हो चुका है, इसका और एक प्रोहिबिशो का बहुत डिफरेंस नहीं समझ पाते लोग, तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, समझो। जो जो रिट ऑफ सेरोशरी है और प्रोहिबिशन है, इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो है कानून पास, जजमेंट पास हो चुका है, इसमें जो है अभी जजमेंट पास होना बाकी है। पहले ही जाके रिट फाइल करवा देना जिससे कि रोक लग जाए। एक तरफ से ये इंजेक्शन है, स्टॉपल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाहे जुडिशियल हो, चाहे क्वासी जुडिशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, उनको हम क्वेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की पावर होती है, ठीक है। इसका एक कृपायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ग्राउंड्स बता रखे थे। जुडिशियल लैक हो गया है, एक्सेसिव अब्यूजिव पावर यूज कर दिया है, इनकी वजह से एरर ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड हो गया है। इन सब के पर्पज से अगर ऐसी चीजें हो गई हैं तो आप इस पे आप सेरेशरी रिट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ये था कि ये किसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाता, ये सब पब्लिक रिट्स हैं ये। और चैलेंज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जजमेंट, अभी प्रोसीडिंग चल रही है, उसी टाइम जजमेंट के या फिर कोई ट्रायल हो रहा है, उन ऑर्डर के बीच में आप जाके रिट फाइल करवा देना अपर कोर्ट में। रिट्स हमेशा अपर कोर्ट में जाती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मैंडमस जो है, मैंडमस होता है कमांड देना, ठीक है। किसी चीज़ को करवाना है मिनिस्ट्रियल, एक याद रखना जो एक्सेप्शन हमेशा आता है एग्जाम में, ये कभी भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है। किसी भी, कोई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज है अपना काम कर रहे हैं एज पर द लॉ, जो उनका स्टेटरी लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आप उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो तरीका दिया गया उस तरीके से वो काम करेंगे अपना, चाहे आज करें चाहे 10 दिन में करें, आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। हमेशा पब्लिक ड्यूटी में है, जो काम हो रहा है इन पब्लिक हित में हो रहा है, जो उन पे अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कमांड दे सकते हो, और इस पे क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो। रिट मतलब मैं, तो मैडमस है, ये कमांड है, नॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट ये है, एक तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं जाता ये, और एक जो मिनिस्टर एम्प्लॉयज है उनके खिलाफ नहीं रेज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इन सब रिट्स को डिटेल में पढ़ा होगा, तो इतना एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ मैं यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट है वही आएगा, बाय कोर्ट के द्वारा ही सो इसे अलाउ किया जाता है। कोवारेंटो क्या है, व्हाट्स योर अथॉरिटी, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी से तुम ऑफिस चला रहे हो, तो किसी से पूछना, ठीक है। और उस पे उसके, अब उस पे आप नहीं पूछ सकते, आप कोर्ट के द्वारा पता कर सकते हो कि ये जो ऑफिस चल रही है किस अथॉरिटी से चल रही है। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, प्राइवेट ऑफिस नहीं। हेबियस कॉर्पस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बोला है कि प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने आना जरूरी है बॉडीज को, मतलब कि मेरी बॉडी मेरी राइट में कहीं भी रहूँ कैसे भी रहूँ, मुझे कोई जब्त नहीं कर सकता। और ये है सुनील पात्रा केस है, जिसको अरेस्टिंग का प्रोविजन था, ये सब चीज़ें था, तो ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, केस लो याद कर लेना। आर्टिकल 21 है, एडीएम जबलपुर है, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये सारे केस जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आ गया पीआईएल, जो हम पढ़ ही रहे थे, उससे पहले हमने पढ़ लिया रिट्स। अब इसमें क्या था, मैंने कहा कि सोशल एक्शन लिटिगेशन है, सोसाइटी के लिए है ये, और इसके पक्षी प्रोफेशन है, उन्होंने इसके बारे में बात किया है। एक्सियो पॉपुलरीज इसका नाम है, एक रोमन जूरीज हैं, उन्होंने बताया था एक्सियो पॉपुलरीज है मतलब कोर्ट एक्सेस टू एवरी सिटीजन। तो बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कुछ मार्क्स में पूछ लेते हैं मैक्सिमम, जैसे कि एक्सियो पॉपुलरीज, पॉपुलर पीपल होता है, एक्सियो मतलब एक्शन, एक्सेस एवरी सिटीजन, क्या एक्सेस करेंगे, कोर्ट, कोर्ट जाने की राइट सबके पास है। 3 फेसेस हैं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना पीआईएल के थ्रू, या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई मैटर है उन पे पीआईएल फाइल करना, या फिर ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट करना। ये सारे पॉइंट्स से जो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लास्ट हमारा चलो एक तरफ से खत्म हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा हमारा जो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव 2 पॉइंट ऑफ इफेक्ट्स होते हैं। मतलब
पहले जो अभी कोई कानून आया उस कानून के बाद लॉ उसका इफेक्ट होना, प्रभाव होना, या फिर कोई कानून आ गया है फिर भी उसका जो पहले जो केसेस थे, जो पहले वाले पॉइंट्स थे, चीजें थी, उनको लेते हुए चलना। अभी अब से जैसे हमारा बीएनएस आया, ठीक है, उसका जो जो उसके सेक्शंस हैं वो अब से वही अप्लाई होंगे जो बीएनएस में है। बट ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि उसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन लिखा है उसको अब अभी ना फॉलो करना, जो पिछला कंडीशन टर्म है उसको फॉलो करना, उसको लेके चलना। ठीक है, ये लाइन है, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव कानून के बनने के बाद, और ये है प्रोस्पेक्टिव। ये अभी लॉ बन गया सपोज, इसके आगे जाना प्रोस्पेक्टिव है, पीछे को भी लेके आगे जाना ये रेट्रोस्पेक्टिव है। इतना समझो। इसको हम कहते हैं रूल मेकिंग पावर बाय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कानून बनाया जाना। ठीक है, ये जो डेलीगेटेड मतलब अपने पावर को ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे पर्सन को टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, ये क्वासी लेजिस्लेचर है। आउटसोर्सिंग ऑफ लॉ है, मेकिंग पावर है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को दिया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है री-डेली लॉ 1912। कॉन्स्टिट्यूशनली डेलीगेशन लेजिस्लेशन है, इसके बारे में बात किया गया था। ये जो पॉइंट है इसको आप देख लो, बस यही एग्जाम में आएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव, क्वासी जुडिशियल, रूल मेकिंग पावर, आउटसोर्सिंग ऑफ लॉ मेकिंग पावर है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को दिया जाता है। ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इंपॉर्टेंट, बस याद रखना इसमें कि री-डेली लॉ केस लॉ जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात की है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। इसके डिसएडवांटेज है, मिसयूज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डेलीगेशन के ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशनरी। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। अगर हम टाइटल की बात करें तो रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर और बाय लॉ, इन इन सब पॉइंट को याद रखो, टाइटल बेस्ड डेलीगेशन। क्लासिफिकेशन जो डिस्क्रिशन बेस्ड है, इसमें लाइक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, कंडीशनल और कॉन्टीजेंट लेजिस्लेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें नहीं पता रहता है। ये डिस्क्रिशनरी बेस्ड है, यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस कुछ पॉइंट को दिया जाएगा स्पेशली, उसे परफॉर्म करने के बाद ही पर्टिकुलर डेलीगेशन का कंप्लीशन माना जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट केस है क्वीन वर्सेस बुरा, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जैसे कि कुछ पावर डेलीगेट कर देना उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, और कंडीशन में होता है कि इसमें तो होता है पूरी पावर दे देने की तरफ से। इसमें क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो ही उस अथॉरिटी को हम बोलेंगे, उसको मतलब मनी पे किया जाएगा उसको, तो हम बोलेंगे हाँ इसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि इसने उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही हो जाने के बाद ही उस अथॉरिटी को अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि कॉन्टीजेंट होता है ना, कंडीशन बेस्ड। अब एक बहुत ही एक कही गई इसमें बात कही गई थी, गन पावर प्रोवाइड बाय द लेजिस्लेचर। पाउडर, गन में जो पाउडर है किसने दी, गोली किसने दी, लेजिस्लेचर ने। बट उसको पुल कौन करेगा, ट्रिगर कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो ये इसी में ही था। अथॉरिटी बेस्ड में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, वही सब डेलीगेशन होता है इसके अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है फर्दर डेलीगेशन कैन नॉट बी डन। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, बाय पार्लियामेंट, बाय प्रोसीजर, बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल के थ्रू, जैसे टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस है, टेस्ट ऑफ प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस, ये दो टर्म्स हैं जिसके थ्रू इस डेलीगेशन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका हमदर्द दवा खाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ है। और यहाँ पे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाल रखे हैं मैक्सिम, जैसे रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल लाइबल, कोएफिशिएंट पर एलम मैनेजमेंट, नो हु एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ। ऐसे क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जो 1947 में आया था, इंपॉर्टेंट है ये। क्राउन इज सब्जेक्ट टू लायबिलिटी इन टॉर्ट, ये सब चीजें हैं, देख सकते हो। ऑप्टिमम भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेना, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लो।